हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग का चैप्टर 12 है एटम्स। तो एटम बच गया न्यूक्लियस और सेमी कंडक्टर। तो देखो एटम में मेन हम लोग के सिलेबस में चैप्टर 12 एटम्स, इस चैप्टर में मेन हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। एक है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो तुम जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हो। इसको हम चाहते तो नोट्स भी देते हैं, तुम पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बार बता देते हैं। उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल एक रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, सुने हो गए, दोबारा पढ़ लो, तुम केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो सब 11th स्टैंडर्ड में। तो देखो सबसे पहले रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल लिया गया था और गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया था। मतलब कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल को फेंका गया, टकराया वो गोल्ड फॉइल से, और फिर पीछे डिटेक्टर से डिटेक्ट किया वो लोग, ठीक है। मतलब कि गोल्ड लगातार कोई गोल्ड फॉइल लिया पतला सा, उसके ऊपर लगातार किसी साइक्लोट्रॉन टाइप का, जैसे कैसे गन होता है तो गन से बुलेट निकलता है, तो वैसा ही साइक्लोट्रॉन होता है, बहुत सारा डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे अल्फा पार्टिकल निकलता है बंदूक की तरह। तो अल्फा पार्टिकल लगातार गया, टकराया, और टकराने के बाद कुछ हुआ, पीछे डिटेक्टर था, डिटेक्टर में डिटेक्ट हुआ भाई, उससे उन लोग एक्सपेरिमेंटली धीरे धीरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब क्यों किया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए। और ये 1911 में किया गया था, 1911, ठीक है, 1911 में इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो दिस experiment was performed to investigate the structure of atom का स्ट्रक्चर जानने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो ये क्या है भाई, एम हो गया, समझो, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कहीं बोलेगा कि क्या एम था, मेन एम क्या था, तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानना ही उद्देश्य था इस एक्सपेरिमेंट का। और क्या किया वो लोग, दे bombarded अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल पे वो लोग बॉम्बार्ड कर दिया। बॉम्बार्ड मैंने कंटिन्यूअसली जाके टकराया, बॉम्बार्ड कर दिया अल्फा पार्टिकल को। तो देखो वो लोग क्या क्या रिजल्ट पाया, फिर छितराया गोल्ड फॉइल से टकरा के, फिर डिटेक्टर से डिटेक्ट किया। तो एटम के बारे में वो लोग क्या क्या जाना, पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा था, क्या क्या वो लोग को ऑब्जर्व हुआ। तो देखो इस तरह से हम लोग बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले जस्ट एक मॉडल है, ये ऐसे जैसे एक तरह का ऑर्बिट बना दिए, और ये हो गया एक तरह का न्यूक्लियस, ठीक है। तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बस एक तरह का रिवीजन हो रहा है, 11th में केमिस्ट्री में सब पढ़ चुका है। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल लाइन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम सीधा, मतलब एक्चुअली कुछ नहीं बोलना चाहिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया। मतलब कि इसको जूम करके तुमको दिखाया जा रहा है कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा सीधा निकल गया। तो बताएंगे बाद में कंक्लूजन क्या निकला इससे, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल अब सीधा सीधा निकल गया। इसको याद रखना, एटम कॉमन सेंस है कि बहुत छोटा होता है, ऐसे एक मॉडल की तरह बना के समझाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग बना रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहां से फिर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, और अल्फा पार्टिकल गया और ऐसे निकल गया।
डिफ्लेक्ट हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा क्यों डिफ्लेक्ट हो गया? देखो भूलो मत, बहुत बार तुमको हम बताए हैं कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका चार्ज होता है +2e। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज मत भूलो, हमेशा बताते हैं कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है और मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज याद रख लो पहले, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बहुत बार बता चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e और e कितना होता है +2e लिख देते हैं, प्लस तो अंडरस्टूड है। e कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 2e 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी डिफ्लेक्ट हो गया पहले तो ये जानो, बाद में बताएंगे, सोचेंगे कि जरूर ऐसे वो लोग सोचा क्यों डिफ्लेक्ट हो गया भाई, तो जरूर सेंटर पे कोई पॉजिटिव चीज होगा। बाद में ना पता चला, उस समय थोड़ी पता था कि न्यूक्लियस सेंटर पे है। वो लोग बस डिफ्लेक्ट हो गया, अनुमान लगाया कि डिफ्लेक्ट क्या हो गया, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है तो सेंटर पे भी पॉजिटिव होता होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देता होगा। पहले तो लोग बस देखा कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिफ्लेक्ट कब होता है कोई चार्ज पार्टिकल, जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो लोग अनुमान लगाया कि जरूर सेंटर पे भी पॉजिटिव होता होगा, ऐसे सोचना है। अभी वो लोग थोड़ी जान रहा है कोई एटम का, अब तुम ना जान रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ रही हो कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो लोग को थोड़ी पता था। वो लोग तो पहली बार एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बताया ये सब बात 1911 में। ठीक है, तो ऐसे तो अभी बस डिफ्लेक्ट हो गया, क्यों हो गया तुम लोग सोच रहे हो, अभी जस्ट हम बना दिए, उन लोग को पता भी नहीं था कि पॉजिटिव है। वो लोग तो अनुमान पहली बार दिखाया। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे करके 90 डिग्री पर डिफ्लेक्शन दिखा दिया जाता है, डिफ्लेक्शन स्कैटरिंग। ठीक है, कुछ एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस एंगल पे चला गया, और ठीक है ना, और जो सेंट्रल लाइन पे था एकदम वो एकदम डिफ्लेक्ट हो गया, एकदम सेंट्रल लाइन पे जो था वो एकदम डिफ्लेक्ट हो गया, एकदम सेंट्रल लाइन पे। तो देखो ये हुआ भाई, कुछ कुछ ऐसा ऐसा घटना घटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये सब क्या हम लोग बना है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। अब वो लोग ग्राफ बनाया, जब एक्सपेरिमेंट किया, डिटेक्टर से डिटेक्ट किया, ग्राफ बनाया वो लोग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग मतलब कि थीटा के बीच में एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड, जो पार्टिकल को डिटेक्ट किया। तो एन, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो एन में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा में ग्राफ बनाया। ग्राफ कुछ इस तरह का, ग्राफ कुछ इस तरह का आया, समझ में आ रहा होगा। इट वाज डॉटेड बनाया जा रहा है, जो जो स्कैटर हुआ मेन एंगल, मेन एंगल पे वो लोग ग्राफ बनाया। तुम देख रहे होगे इस ग्राफ में कि 0 डिग्री जो जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है ज्यादातर उसका नंबर ज्यादा है, और जैसे जैसे तुम देख रहे हो कि ग्राफ अंत में 180 डिग्री पे देख रहे हो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत कम है। मतलब तुम देख क्या रहे हो कि अधिकतर पार्टिकल जो 0 डिग्री का, यही ना 0 डिग्री है, ये वाला जो सीधा निकल गया, इसका एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलो या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 0 डिग्री। फिर कुछ देख रहे हो कि एक्यूट एंगल पे जा रहा है, जैसे ऐसे जा रहा है ना भाई सीधा, क्योंकि यहां से तुम मारो, ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और फिर फाइनली ऐसे चला गया, तो ये तो एक्यूट एंगल पे चला गया, ये 90 डिग्री पे चला गया। फिर ये देखोगे कि एक ऐसे जाके मुड़ गया, तो फिर इसको शिफ्टिंग करोगे तो इसको आगे बढ़ाओगे, तो आ रहा था इसे चल गया इसे, तो ये तो एंगल अगर ध्यान से देखोगे तो 90 से बड़ा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, और जो एकदम ऐसे आ रहा था और मान लो एकदम उसी लाइन पे पीछे आ गया, तो थोड़ा ऐसे दिखाते हैं हम लोग, एक्चुअली जिस लाइन पे गया उसी लाइन पे पीछे आ गया। तो यहाँ पे हम पूछेंगे तो शिफ्टिंग करोगे, इसको उठा के रख दोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे, फाइनल वेलोसिटी ऐसे, तो थीटा 180 ना हो जाएगा, 180 डिग्री से टर्न बैक हो गया ना। तो जो 180 डिग्री से टर्न बैक हुआ ना बहुत कम था, सब अच्छा से लिख देंगे, रुक जाओ पहले मोटा मोटी समझो। अधिकतर अल्फा पार्टिकल 1 नंबर में निकल गया, और जो पांचवा देख रहे हो 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग वो बहुत कम था। तो देख रहे हो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एंगल तो यही बढ़ रहा है, 0 डिग्री पहला, फिर मान लो एक्यूट एंगल 60 डिग्री 70 डिग्री कुछ, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से बढ़ा, फिर 180 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीज हो रहा है, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल
टर्न बैक हुआ या 90 डिग्री के बाद ऑब्ट्यूस एंगल से रिटर्न किया, डिफ्लेक्ट किया, बहुत कम। इससे क्या शो करता है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा, वो लोग अनुमान लगाया, कंक्लूड किया, एनालाइज किया कि भाई ना अल्फा जो न्यूक्लियस होता होगा वो बहुत छोटा होता होगा और पॉजिटिव होता होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं होता न्यूक्लियस तो फिर डिफ्लेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है और अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है। तो पहले तुम आराम से ये डायग्राम बनाओ और ये तुम डायग्राम बनाओ। अब हम बताते मेन एम तो समझ गए, टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, काहे किया था वो लोग, ठीक है ना। अब इसका लिखेंगे हम लोग, मेन पॉइंट्स क्या था, कंक्लूजन क्या आया, ड्रॉबैक क्या आया, ये तीन चीज पे हम लोग अभी विचार करेंगे। पहले इसको अच्छा से नोट करो। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे रिजल्ट ऑब्टेन्ड। देखो हम लिख दिए पहले से, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है इसमें। रिजल्ट ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन क्या हुआ, फिर ड्रॉबैक क्या हुआ। तो देखो तुम पहले जान चुके हो रिजल्ट ऑब्टेन्ड क्या है, बताया कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल कहाँ सीधा सीधा निकल गया और उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑलमोस्ट 0 डिग्री था, अधिकतर अल्फा पार्टिकल। और बहुत कम, अबाउट 1 in 8000, 8000 में एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, 180 डिग्री से टर्न बैक किया। तो देखो एक बार हम लिख दिए, एक बार पढ़ देते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिविएटेड, अनडिविएटेड बिना डिविएशन के, सीधा सीधी निकल गया, डिविएशन नहीं हुआ, मुड़ा नहीं, और हैविंग स्मॉल डिफ्लेक्शन, थीटा लगभग 0 डिग्री। तो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल तो बता ही दिए पीछे। फिर एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा इंक्रीजेस, ऐसे ऐसे कर रहे थे ना कि जैसे जैसे हम लोग ऐसे जा रहे थे 1 2 3 4 5, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे थे एंगल बढ़ रहा था, बताए थे अभी डायग्राम में पीछे, और एंगल बढ़ रहा था तो नंबर घट रहा था, तो ग्राफ से भी दिखा। तो एज एंगल of deflection theta increases, the number of alpha particles moving in that direction rapidly decreases। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था नंबर घट रहा था, इसीलिए 180 डिग्री वाला दम बहुत कम है, एक है अबाउट 8000 में। तो an extremely small number of alpha particle about 1 in 8000 suffers deflection greater than 90 degree and is reflected back। तो ई हो गया भाई रिजल्ट ऑब्टेन। जो पीछे वो लोग डिटेक्टर लगाया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था, उससे ये सब वो लोग रिजल्ट को ऑब्टेन किया एक्सपेरिमेंट में। फिर क्या कंक्लूजन हुआ, यही दुनिया के लिए बहुत बड़ा बात था उस समय 1911 में, कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स होल पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियस ऑफ एटम है होल पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ न्यूक्लियस, लगभग सारा मास जो एटम का है न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है। फिर दूसरा बात क्या बताया, आउटसाइड द न्यूक्लियस, पहली बार कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब कि जितना जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव है और जितना इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट या रदरफोर्ड। फिर द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी, क्योंकि सीधा सीधा अधिकतर पार्टिकल निकल गया, तो समझ गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस है वो एम्प्टी है, वैक्यूम है। ये भी बहुत अच्छा बात है कि भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस है उसमें वैक्यूम है, वैक्यूम, एम्प्टी है वो स्पेस, वैक्यूम है उसमें। तो एटम तो जो गजब है, एटम न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम है उसमें, एटम के अंदर का जो स्पेस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, ठीक है। तो ये उन लोग कॉन्सेप्ट दिया। तो ये हो गया रिजल्ट ऑब्टेन्ड, ये हो गया कंक्लूजन। अब इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, सुने होगे तुम लोग कि रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था कि गोल गोल घूम रहा है तो फिर वो एनर्जी लॉस करेगा, फिर करते 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 न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए। तो इसको रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था, बताते हैं, लिखते हैं। पहले इसको नोट करो, इसको अच्छा से नोट करो पहले, रिजल्ट ऑब्टेन्ड को और कंक्लूजन को। चलो वीडियो पॉज करो और इसको पहले नोट करो, सब पढ़ दिया एक एक बार। देखो अब हम लोग ड्रॉबैक में आएंगे। इसका ड्रॉबैक क्या था, क्या रदरफोर्ड का जो है ड्रॉबैक था जो नहीं समझा पाया रदरफोर्ड, ड्रॉबैक या लिमिटेशन जो बोलते हो ना, या डीमेरिट जो भी। देखो इसका ड्रॉबैक क्या था, अब लिख लेना सब वीडियो पॉज करके। अब ड्रॉबैक्स,
देखो सबसे पहले ड्रॉबैक है, इट कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बस हो गया। देखो इसको ठीक से समझो। देखो हम लोग चैप्टर 8 में पढ़े थे मैक्सवेल वाला थ्योरी जो पढ़ाए थे हम, कि जब चार्ज एक्सीलरेशन में होता है तो ईएम वेव रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। क्या बताए थे कि जब कोई चार्ज है Q, ये जब एक्सीलरेशन में होता है तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम रेडिएशन बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आसपास के सराउंडिंग में इमिट करता है। ये चैप्टर 8 के पहले पन्ना में लिखा हुआ है, जो कि हम ऑफलाइन में सब बच्चा को पढ़ाए हैं। ठीक है कि चार्ज एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब रदरफोर्ड से पूछा गया जब वो एक्सपेरिमेंट किया कि आप पहली बार बोल रहे हैं भाई कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब तुम 11th में सर्कुलर मोशन भी पढ़े हो। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यहां वेलोसिटी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इधर टेंजेंशियल होता है ना, जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो टेंजेंशियली देखोगे तो चेंज कर रहा है, वेलोसिटी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, टेंजेंशियल होता है ना वेलोसिटी। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो एक्सेलरेटेड हो गया, अगर स्पीड कांस्टेंट भी है तो भी एक्सेलरेटेड हो गया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और डायरेक्शन तो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज होता है और डायरेक्शन हो चाहे मैग्नीट्यूड हो तो एक्सेलरेशन आ गया। और सब ऐसे भी देखो सोच सकते थे, सर्कल में कोई घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सेंटर की ओर होगा ना, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेटेड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके पास। तो जब एक्सीलरेशन है तो ईएम रेडिएशन छोड़ रहा होगा। अब जब ईएम रेडिएशन छोड़ रहा होगा इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो फिर इसका एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, और एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए तो रेडियस भी डिक्रीज होना चाहिए। और धीरे धीरे रेडियस डिक्रीज होते एनर्जी बेचारा लॉस कर रहा है धीरे धीरे, और रेडियस कम होते 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 इसको कोलैप्स कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। इसको बाद में हम बोर्स थ्योरी में इसको समझाएंगे इसका सही आंसर। अभी तो ड्रॉबैक है, तुमको ड्रॉबैक की तरह लेना है कि रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, की एटम स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए घूमता है। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी लॉस करके बेचारा रेडियस कम होते होते न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसको नहीं समझा पाया अभी, बस तुमको दिमाग में रखना है। फिर इट कैनॉट एक्सप्लेन, फिर ये सब बोर्स थ्योरी में एक्सप्लेन होगा, ध्यान देना बोर्स थ्योरी। तो इट कैनॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। देखो जैसे बल्ब है, अब बल्ब से लाइट निकल रहा है, तो एट लाइट जो निकल रहा है डिफरेंट वेवलेंथ का, उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया रदरफोर्ड। जैसे तुम केमिस्ट्री में सुने होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नहीं सुने हो तो जान लो। इसको रब करते हैं कि जब हम लोग एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, सुने हो ना, लेकिन वहां एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं है। अब तो तुम लोग केमिस्ट्री बहुत पढ़ लियो कि भाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारा मान लो ऑर्बिट है, कल्पना करो, और कहीं लोअर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, हम लोग एनर्जी बाहर से देंगे तो ये कूद जाएगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, अपने लेवल से ऊपर कूद जाएगा, लेकिन वहां ही रहता नहीं है, वहां ठहरता नहीं है ज्यादा देर के लिए। वापस जब इलेक्ट्रॉन बोलता है हमको अपने घर आना है, क्योंकि अब बाउ प्रिंसिपल पढ़े होगा, बाउ क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद है, लोअर एनर्जी स्टेट में रहना पसंद है, यही ना बोले थे, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। तो लोअर स्टेट में जब वापस आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन वापस आता है, एनर्जी जो रेडिएट करता है, इसके वेवलेंथ का जो पढ़ाई है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। पहले बहुत बच्चा बोलेगा सर स्पेक्ट्रम माने क्या होता है सर?
इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बोलो क्या बोला? इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब सोचो बहुत सारा एटम है, सबको हम लोग बाहर से एनर्जी दे दिए, सब को जब एनर्जी दिए थे सब अपना अपना एटम में अपने अपने स्टेट से अपने अपने एनर्जी लेवल से कूद गया, लेकिन वहां ठहरेगा नहीं, वापस आएगा। तो सब एनर्जी रेडिएट करेगा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का। इस वेवलेंथ को वो नहीं बता पाए कि जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट आता है तो फोटोन छोड़ता है, लाइट छोड़ता है, फोटोन इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। तो उस रेडिएशन का कुछ वेवलेंथ भी होता है, उस वेवलेंथ के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। अब बहुत अच्छा समझा दिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। स्पेक्ट्रम माने इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ, वो वेवलेंथ के बारे में नहीं बता कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर कूदता है। तो इसके बारे में कौन बताया? बोर्स। तो बोर्स पोस्टुलेट पढ़े होगे, फिर बोर्स थ्योरी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बोर्स साहब थे वो पढ़ाए यार, तुम सुना होगा लाइमन, बाल्मर, बास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, सुने हो ना? तो वही ना लैम्डा का हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे वेवलेंथ को। तो बोर्स थ्योरी में ना है, रदरफोर्ड थोड़ी बताया था वो। तीसरा, it cannot explain the distribution of electron, distribution of electron या electrons, electrons ही तो सही है, electrons in the orbits। देखो अब ना तुम जानते हो SPDF केमिस्ट्री में, KLMN, K सेल, L सेल, M सेल, L सेल। तो अब ना तुम जानते हो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 ऐसे लिख देते हो। उस समय थोड़ी था। तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। अब तो समझ में आ गया होगा। अब तुम भले जानते हो कि पहला में 2 रहता है, फिर 8 रहता है, K सेल है, M सेल है, SPDF करके केमिस्ट्री में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उस समय रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। तो आई होप कि तीनों याद हो गया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, मतलब वेवलेंथ का जानकारी नहीं दे पाया कि जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फोटोन ऑफ रेडिएशन छोड़ता है, फोटोन छोड़ता है। उस फोटोन का लैम्डा क्या होगा उसका कैलकुलेशन रदरफोर्ड नहीं कर पाए। तीसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इन एन ऑर्बिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट लिख लो, मतलब किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसके बारे में नहीं बता पाया रदरफोर्ड। चलो नोट करो जल्दी से तीनों इसका ड्रॉबैक। चलिए अब देखिए, 2 फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को जानना है थोड़ा सा। चलो इसको वीडियो पॉज करो, जल्दी नोट करो इसको। देखो अब 2 फिजिकल क्वांटिटी, उसको भी जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बोर्स थ्योरी में घुस जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। देखिए अब पहले एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको R0 से डिनोट करते हैं। क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि इट इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। समझाते हैं हिंदी में, रुको। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस up to which an alpha particle can go. It is nearly equal to the radius of nucleus. देखो जैसे फिर से मॉडल, ये है न्यूक्लियस, जस्ट एक मॉडल हम लोग बनाते हैं और ऐसे ऑर्बिट का एक मॉडल बना देते हैं। अब यहां पे इस लाइन को बोलते हैं सेंट्रल लाइन। न्यूक्लियस से जो पास हो रहा है तुम देख रहे हो, सेंट्रल लाइन या सेंट्रल एक्सिस, ठीक है।
अब यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल, अभी न्यूक्लियस एटम है, ये न्यूक्लियस है, जस्ट मॉडल है ऐसे समझने के लिए। अब यहाँ अल्फा पार्टिकल है, सारा बच्चा जान रहा है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, तो +2 और इसको हम लोग फेंक दिए v वेलोसिटी से ए पॉइंट, मान लो ये ए पॉइंट पे एक अल्फा पार्टिकल है, उसको v वेलोसिटी से फेंक दिया गया। अब वो अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक आएगा, ये पॉजिटिव, न्यूक्लियस का पॉजिटिव, और ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस है। अब तुम जानते होगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के संख्या को Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, समझते हो ना। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, समझ में आ रहा होगा, ऑक्सीजन 8। तो एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल में सब एटॉमिक के नंबर से ना सजा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर माने क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितना प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, तो अब Z हो गया एटॉमिक नंबर। मान लेते हैं जिस एटम का बात करें उसका Z एटॉमिक नंबर Z है, मतलब Z वो प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है, तो उसका बताओ चार्ज कितना होगा। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E 1.6 × 10⁻⁻19, तो Z वो प्रोटॉन का क्या होगा, Ze, तो ये भी पॉजिटिव। तो कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मतलब उसमें Z गो प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज हो गया Ze। अब ये पॉजिटिव जैसे जैसे नजदीक आएगा, ये पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, और एक समय आएगा जब आ रहा है, 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 और यहाँ ऐसे दिखा दिया जाता है, मतलब कि इस पॉइंट पे जो B पॉइंट है उस पे एक पल के लिए रुक जाएगा, तब ना टर्न बैक करेगा। जैसे कैसे तुम बॉडी को फेंकते हो ऊपर, तो जाता है फिर हाईएस्ट पॉइंट पे रुकता है, फिर वापस आता है, क्योंकि ग्रेविटी खींचता है। समझ में आ रहा होगा, ग्रेविटी लगातार नीचे खींचता है। तो उसी प्रकार से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक पल आएगा जब E 0 हो जाएगा और फिर वापस आएगा। हमको मतलब है बस इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये पॉइंट और यहां जहां रुक गया है, इन दोनों के बीच का जो मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है r0, उसी को बोलते हैं बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, सोचो हिंदी में सोचो, क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे नजदीक, समीप, जहां तक न्यूक्लियस के से आ चुका है। तो देख लो यहाँ पे, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब चलो यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, ए पे काइनेटिक एनर्जी और बी पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या सुनते हो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, यहां से यहां जब पहुंचा अल्फा पार्टिकल, तो लॉस क्या चीज का हुआ, काइनेटिक एनर्जी। तो गेन क्या चीज का हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ क्या, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। तो जब अल्फा पार्टिकल ए से बी पहुंचा, तो साफ दिख रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी ए था वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए को अभी हम के मान लिए, जो कि के कितना होगा, अगर हम बोले अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के कितना होगा, तो हाफ अल्फा पार्टिकल का मास mv², यही ना के होगा, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ए पे, तो के मान लिए। और पोटेंशियल एनर्जी का हम पढ़ाए थे तुम लोग को फॉर्मूला चैप्टर 2 में, कि जब दो चार्ज पार्टिकल होता है, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r होता है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r², सॉरी बाई r। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी यहाँ और यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया यार, ये 2 अल्फा पार्टिकल रुक गया है, पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो लिखते हैं 1/4πε0 Q1, तो Q1 है 2 अल्फा पार्टिकल, इनटू Q2 Ze, देखना ये 2 है बाबू, ये 2 है और ये Z है, और डिवाइडेड बाई दूरी r0। तो B पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए इन दोनों के बीच का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो तो यहाँ से हम लोग का r0 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 2e², क्योंकि 2e² Z है एटॉमिक नंबर, डिवाइडेड बाई k, और k है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो ये एक फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेफिनेशन, और ये भी पूछता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या एस्टिमेट करने में मदद करता है। तो सब समझ गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब जितना ज्यादा ये स्पीड बढ़ाएंगे उतने ज्यादा तक एकदम पास जाएगा, उतने ज्यादा पास जाएगा, और स्पीड बढ़ाएंगे और पास जाके रुकेगा। तो हम लोग मोटा मोटी साइंटिस्ट लोग न्यूक्लियस का रेडियस नियरली एस्टिमेट करता है, इसके मदद से अनुमान लगाता है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की मदद से। नोट करो जल्दी, सारा बात देखो एकदम डिटेल में समझा रहे हैं कि जेड क्या है भाई, तो एटॉमिक नंबर है। Q1 Q2 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r। कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, उसके लिए बात हो रहा है, कोई भी एटम हो सकता है, गोल्ड जरूरी नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसी भी एटम के लिए डिफाइंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर दूसरा कोई पार्टिकल नहीं मार सकते थे, हो सकता है कोई और चार्ज पार्टिकल मारते, पॉजिटिव कोई और चार्ज पार्टिकल, लेकिन अभी अल्फा पार्टिकल है इस चैप्टर में। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में अल्फा ही पार्टिकल को हम लोग, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ अल्फा पार्टिकल को ही हम लोग किसी एटम पे सेंट्रल लाइन पे मार रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। चलिए एक और डेफिनेशन है, पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ये सब तो कॉपी के ऊपर कर देना, तो बस रिवीजन टाइप का है। चलो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डेफिनेशन जानना है, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, इसको बी से डिनोट करते हैं। इंपैक्ट, दो चीज टकराते हैं कैसे बोलते हैं, इंपैक्ट। तो इंपैक्ट मतलब कि असर, तो इंपैक्ट पैरामीटर, क्या इंपैक्ट हुआ है। अब ई क्या है भाई, इंपैक्ट पैरामीटर। चलो ई फॉर्मूला याद रख लो, 1/4πε0 2e²z बाई के। अभी काम आएगा, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, v जिस स्पीड से फेंका गया था इनिशियली, ठीक है। और यहां क्या लगा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को अभी डिराइव किया है। क्या था फॉर्मूला, फिर से सुनाओ, 1/4πε0 2e²z डिवाइडेड बाई के। चलो देखो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है पहले समझा दें। देखो फिर से ये एक ऑर्बिट बना दिया जाता है, एक मॉडल है, जस्ट न्यूक्लियस है, सब समझ गया, सेंट्रल लाइन है या सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल लाइन बोलो या सेंट्रल एक्सिस बोलो। अब मान लो अल्फा पार्टिकल को अभी शुरू में हम यहां से फेंक रहे हैं, यहां से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां देख रहे हो अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब अल्फा पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और फिर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जिसके कारण डिविएशन होता है ऐसे, और ऐसे अल्फा पार्टिकल निकल गया। यहाँ एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहीं भी हॉरिजॉन्टल डाल लो और एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा नाप लो। एंगल ऑफ स्कैटरिंग है थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बी, इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो क्या है भाई, आइए पहले लिखते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस भी लिख सकते थे, मतलब दोनों के बीच का, दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना होगा ऐसे। तो इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस and initial velocity vector, initial velocity vector of alpha particle and initial velocity vector of alpha particle when alpha particle is far away from nucleus, when alpha particle is far away फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब क्या, जब मतलब कि इसका कोई असर शुरू में नहीं है, इस पॉजिटिव ये बहुत दूर है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को शुरू में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, पिछले वाला में भी,
कि हम मान के चल रहे थे कि ए पॉइंट एटम से बहुत दूर है, तो शुरू में इसका और इसके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना। तो शुरू में याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पॉइंट पे अगर हम मान ले पिछले वाला में कि बहुत दूर है एटम और ए पॉइंट, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2। अब भाई आर के जगह इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो शुरू में हम लोग मान रहे थे कि ए पॉइंट एटम से बहुत दूरी पे है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। और जब पास आ गया तो रेस्ट पे आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, चलो तो अब यहां पे देखो भाई क्या हुआ, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस and the initial velocity vector of alpha particle when it is far away from the nucleus। far away from the nucleus क्यों लिखता है, मतलब कि शुरू में जो A पॉइंट पे जहां पे अल्फा पार्टिकल है और जहां पे न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन शुरू में नहीं है। अट्रैक्शन नहीं बोलना चाहिए, रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मतलब कि दोनों के बीच में कोई रिपल्सन शुरू में नहीं है, कोई इंटरैक्शन बोलो, दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, इंटरैक्शन संपर्क नहीं है दोनों के बीच में। फिर जैसे जैसे ये पास आएगा तो ये अपना असर दिखाने लगेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, डिविएट कर देगा। ठीक, तो देखो अब स्टैटिस्टिक्स से मीन मीडियन मोड, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई से एक चीज पता चला है, ये मैथ का प्रूफ नहीं है, इसमें मैथमेटिकल प्रूवमेंट नहीं है। देखो क्या चीज, अब इट इज फाउंड दैट कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या था, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताए थे ना। देखना हम कैसे याद किए हुए, न्यूमरेटर में पीछे था 2E²Z, तो E²Z अभी भी रहेगा, या 2 के जगह पे हम याद किए हुए हैं cot θ/2। ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये कहां से आया भाई, स्टैटिस्टिक्स से। मीन मीडियन मोड सुने हो ना, तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से इस फॉर्मूला को बनाया गया है। पीछे वाला फॉर्मूला को तो प्रूफ किया, प्रूफ था तो कर दिया, स्टैटिस्टिक्स से आया है तो फिर इसको लिख दिए, लिखा जाता है कि भाई इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²Z, Z एटॉमिक नंबर, cot θ/2, cot θ/2 बाई K, याद कर लेना है। एक बात बताओ, जैसे कि अगर हम तुमसे पूछे कि अगर यहाँ पे सेंट्रल लाइन पे अल्फा पार्टिकल को मारते हैं, तो सबको पता है कि अगर हम सेंट्रल लाइन पे अल्फा पार्टिकल को मारते हैं, सेंट्रल लाइन पे, तो अभी शुरू में बताए थे ना कि टर्न बैक हो जाता, मतलब कि थीटा कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो यहां पे रखो तो जरा, थीटा 180, 180/2 90, cot 90 0, cot tan डिफाइंड होता है, cot 90 0 होता है, COT cot 90 0 पूरा 0 है। तो ऐसे भी तो दिख रहा है कि अगर तुम इसी को यहां ले आओगे तो B तो 0 हो गया, नहीं तो घटते चल जाएगा, और अगर सेंट्रल लाइन पे ले आओगे तो B 0 हो जाएगा, क्योंकि अब तो डिस्टेंस से B कैसे हो गया था, ऊपर जाओगे तब ना B बढ़ते जाएगा, यहाँ तो B घट गया। तो यहाँ पे ऐसे भी प्रूव हो गया कि अगर थीटा 180 है तो 180/2 90, cot 90 0, तो B 0 कब था, जब सेंट्रल लाइन पे हमारे, ठीक है, B का मतलब डिस्टेंस। तो ये भी एक डेफिनेशन है इंपैक्ट पैरामीटर का, इजी सा टॉपिक है, याद कर लो। तो आज हम लोग अभी क्या क्या देखें, रदरफोर्ड का मॉडल देखें, उसमें मेन एम क्या था, इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिजल्ट ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन, ड्रॉबैक, और उसके बाद हम लोग 2 डेफिनेशन देखे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर। तो 6 पॉइंट पे आज चर्चा हुआ, बहुत इजी था। मेन अब जो हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट होगा, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उससे हम लोग शुरू करेंगे पढ़ाई करना, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट वीडियो में। इसको आज नोट करो और याद कर लो सब, ठीक है, समझता तो नहीं। बाय बाय।